बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप स्टैटिस्टिक्स एकेडमी देख रहे हैं। मुझे ट्यूटर आरिफ कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स एकेडमी के अंदर आज हम स्टैटिस्टिक्स के दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स शुरू करने वाले हैं। इस कोर्स का नाम है प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। इस पूरे सीरीज के अंदर हम प्रोबेबिलिटी को ए से लेकर जेड तक, हर प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड हर चीज़ को, हर एक पॉइंट को बहुत आसान अल्फाज में, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के साथ, बहुत रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करने वाले होंगे। आज हो सकता है कि आप प्रोबेबिलिटी का नाम पहली दफ़ा सुन रहे हो, या हो सकता है आपने प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे कोर्सेज इस नियत से स्किप किए हो या छोड़ दिए हो कि ये आपके काम के नहीं। या हो सकता है कि आपने प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड जितने बुक्स है, नोट्स है, वो इस नियत से बंद किए हो कि प्रोबेबिलिटी आपके समझ नहीं आने वाली। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए हम स्टैटिस्टिक्स एकेडमी के अंदर ये इंपॉर्टेंट कोर्स शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज़ को मुकम्मल देखने के बाद अगर आप इस पूरे सीरीज को देख लेते, फिर इसके रिलेटेड जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, जितने क्विज है, वो अगर आप कर पाते, तो मैं इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के एग्ज़ाम के अंदर, या स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी एग्ज़ाम के अंदर कहीं पे भी अगर प्रोबेबिलिटी का रोल होगा, तो इंशाल्लाह आपको कोई दूसरा कोर्स, कोई दूसरी किताब पढ़नी नहीं पड़ेगी। ये जो पूरा सीरीज है, ये आपके लिए काफी होगी। इस तरह से आज इस पूरे खूबसूरत सीरीज का सबसे पहला दिन है। आज के दिन हम इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी पे बात करेंगे और चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हम अपने बोर्ड पर आ चुके हैं। आज हमारा जो सीरीज होगा, ये प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड है। इस सीरीज के अंदर, प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सीरीज के अंदर, हम एक पूरा कंप्लीट तकरीबन प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड जितने भी चीज़ें प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम में आने वाले, उन पे बात करने वाले होंगे। सबसे पहले, ये जो कोर्स है, ये स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स के लिए तो है इम्पोर्टेंट। नंबर वन, जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, हर किस्म के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक, जिनका वास्ता पड़ता है स्टैटिस्टिक्स के साथ, या जिनका वास्ता पड़ता है प्रोबेबिलिटी के साथ, ये कोर्स उनके लिए भी इंतहाई इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बाकी जो सोशल साइंस, बिहेवियरल साइंस, जितने लाइफ साइंसेज है, जितने बाकी बायोलॉजिकल साइंसेज है, इन स्टूडेंट्स का जहाँ जहाँ तक वास्ता पड़ता है प्रोबेबिलिटी के साथ, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये कोर्स इंतहाई कारआमद है। उसके बाद जो स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स है, लेक्चरर्स के एग्जाम्स है, बाकी स्टैटिस्टिक्स के जितने भी एग्जाम्स है, इन एग्जाम्स के लिए भी ये कोर्स इंतहाई कारआमद है। तो आज शुरू करते हैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ कि प्रोबेबिलिटी बेसिकली है क्या, प्रोबेबिलिटी के माने क्या है, प्रोबेबिलिटी को हम किन मानों में इस्तेमाल करते हैं, और प्रोबेबिलिटी की क्या तारीफ है। तो इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी हमारा सबसे पहला आउटलाइन है, या सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। आज हम प्रोबेबिलिटी के थोड़े से प्रोबेबिलिटी के नेचर पे बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी के लफ्ज़ के मानी पे बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी का जो लफ्ज़ है, इसकी क्या मीनिंग है। मीनिंग मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी का लफ्ज़ है, इसका क्या मीनिंग है। प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी का लफ्ज़ आम 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 बोलचाल स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी का लफ्ज़ हम आम बोलचाल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ के चांस के लिए, या किसी चीज़ के होने के जितने चांसेस है, या जितना रिस्क है, या जितनी इम्कान हम उर्दू में कहते हैं। तो किसी भी चीज़ के होने के जितने चांसेस है, उतना उस होने के चांसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी का लफ्ज़। अब प्रोबेबिलिटी का लफ्ज़ अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम कहते हैं कि द वर्ड प्रोबेबिलिटी मीन्स अ चांस। द वर्ड प्रोबेबिलिटी मीन्स, जो प्रोबेबिलिटी का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है चांस, किसी चीज़ का होना, या किसी चीज़ के होने का जितना इम्कान है। चांस को उर्दू में हम कहते हैं किसी चीज़ के होने के इम्कान। यानी हम कहते हैं क्या इम्कान है कि आज बारिश हो सकती है, क्या इम्कान है कि अगर हम एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में से कोई सेलेक्ट करते हैं, क्या इम्कान है कि वो एक मेल स्टूडेंट हो सकता है या फीमेल स्टूडेंट हो सकती है। तो ये इम्कान के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब इस प्रोबेबिलिटी के लफ्ज़ के लिए जो हम सिनोनिम्स इस्तेमाल करते हैं, सिनोनिम्स में हमारे पास आते हैं रिस्क के मानों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये लफ्ज़
कि किसी चीज़ के हैपनिंग का क्या रिस्क है। हम इसको प्रीविलेंस के मतलब मानों में लिख सकते हैं कि प्रीविलेंस का भी मतलब है चांस या होने के इम्कानात। हम इसको अनसर्टेनिटी के मानों में इस्तेमाल, यानी इस वक्त पर हम प्रोबेबिलिटी को कंसिडर करते हैं। अब हम इनके एग्जांपल देते हैं। हम कहते हैं कि देयर इज अ चांस, देयर इज अ चांस टू रेन टुडे, आज बारिश होने का इम्कान है। ये हमारे पास हम चांस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। या हम कह सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी यानी चांस, प्रोबेबिलिटी। उसके अलावा भी हम प्रोबेबिलिटी का जब लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम दो अल्फाज लाइकली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि इट इज़ लाइकली टू रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश हो जाए। तो इन सब का जो अल्फाज है, इन सब का तकरीबन एक ही मतलब बनता है, यानी किसी चीज़ के होने के चांसेस। तो ये हमारे पास ये तो प्रोबेबिलिटी के जो वर्ड्स का मीनिंग हो गया। जो प्रोबेबिलिटी का लफ्ज़ है इसका मतलब है चांस या किसी चीज़ के होने का इम्कान। अब ये हमारे पास है लफ्ज़ का मानी। अब स्टेटिस्टिक्स के अंदर प्रोबेबिलिटी क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म में प्रोबेबिलिटी क्या है। स्टूडेंट्स, स्टेटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स, खास तौर पर स्टेटिस्टिक्स के अंदर हम जब प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो हम इन जो हमने अभी बात की चांसेस के साथ के इस चीज़ के होने के कितने चांसेस है, यानी फॉर एग्जांपल बारिश होने के चांसेस है, फॉर एग्जांपल किसी टीम के सिलेक्शन में एक बंदे के सिलेक्शन की चांसेस है, या हम कहते हैं कि बहुत सारे चांसेस के बारे में बात करते हैं। लेकिन स्टेटिस्टिक्स इन चांसेस को मैथमेटिकली कैलकुलेट करता है। यानी स्टेटिस्टिक्स में हम इन चांसेस को, वहाँ पे तो हम बात करते हैं कि किसी चीज़ के होने के चांसेस है, लेकिन स्टेटिस्टिक्स कोशिश करता है कि जो चांस है उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाए। यानी कहा जाए कि यार बारिश होने के 70% चांसेस है, या टीम ए के जो जितने के चांसेस है वो 45% है, या 50% है, या 90% है। इस तरह परसेंटेज में कैलकुलेट करने को जो जो प्रोसेस है वो प्रोबेबिलिटी के अंदर और स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं। अब हम शुरू कहाँ से करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक डाइस से, या हम सबसे पहले हम एक जब हम टॉस करते हैं, सिक्का उछालते हैं, जो कॉइन होता है, हम कॉइन से शुरू करते हैं। एक सिक्का हम उछालते हैं, जो आमतौर पर जो टॉस होता है क्रिकेट के अंदर या किसी गेम के अंदर जब टॉस होता है तो हम सिक्का उछालते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि इसके दो साइड होते हैं, एक साइड हेड होता है, एक साइड टेल होता है। तो फिर हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं यार के हेड आने के कितने चांसेस है, टेल आने के कितने चांसेस है। जब अगर 2 दफ़ा उछाला जाए, 3 दफ़ा उछाला जाए, 10 दफ़ा उछाला जाए, 1000 दफ़ा उछाला जाए, 2 सिक्के उछाले जाए, 5 सिक्के उछाले जाए, तो हेड के या टेल के या आने के कितने चांसेस है, ये हम सबसे पहले कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, नंबर 1। दूसरे नंबर में स्टेटिस्टिक्स के अंदर फिर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, हम डाइस की तरफ जाते हैं। जो लूडो होता है, चिका या लूडो जब हम खेलते हैं, चिका या लूडो जब हम खेलते हैं तो हम डाइस उछालते हैं। फिर उसमें हमारे पास मुख्तलिफ नंबर आते हैं, 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर हम कहते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से किसी एक के आने के चांसेस कितने हैं। अगर हम 2 डाइसेस एक साथ उछालते हैं या एक डाइस 2-3 दफ़ा उछालते हैं, फिर हम बोलते हैं कि यार इवन नंबर आने के कितने चांसेस है, यानी 2 इवन नंबर हमारे पास है, 2, 4 और 6 के आने के क्या चांसेस है, 3 से ऊपर के जो नंबर है उनके आने के क्या चांसेस है, 6 के आने के क्या चांसेस है। ये हम थोड़ा सा आगे जाके फिर स्टेटिस्टिक्स के अंदर कंसिडर करते हैं। इससे भी थोड़ा जब हम आगे जाते हैं फिर हम कार्ड्स, जो प्लेइंग कार्ड्स है, कार्ड्स की तरह हम जाते हैं। फिर कार्ड्स के जो पूरा कंसेप्ट है, 52 कार्ड्स है, फिर उसमें रेड है, ब्लैक है, फिर ब्लैक के अंदर मुख्तलिफ जो डायमंड है, उसके बाद हार्ट्स है। इनमें फिर हम कोशिश करते हैं कि एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी मालूम करें कि किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, डायमंड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बाकी जितने भी प्रोबेबिलिटीज़ है इनके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, नंबर 3। उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हम सीधा जाते हैं सिलेक्शन के ऊपर, यानी अगर हम किसी सिलेक्शन, अब स्टूडेंट्स चांसेस का एक सिलसिला कहाँ से शुरू होता है, ये एक बहुत खूबसूरत कहानी है। ये शुरू होता है फ्रांस के एक नोबलमैन, एक गैम्बलर से,
जो ये कैलकुलेट करने की कोशिश करता है गैम्बलिंग में, शर्त लगाने में, बेट लगाने में, कि मतलब चांस कैलकुलेट करने की कोशिश करता है कि विनिंग की चांस क्या होगी, पहली दफ़ा शर्त लगाने की चांस क्या होगी, सेकंड टर्म में जो बेट लगाने की विनिंग जीतने की क्या चांसेस हो सकते हैं। वो कोशिश करता है मुख्तलिफ तरीकों से इन चांसेस को कैलकुलेट करे, लेकिन वो हर दफ़ा नाकाम हो जाता है। फिर उसके बाद वो अपने मैथमेटिकल दोस्तों से मशवरा कर लेता है। मैथमेटिकल दोस्तों में दो लोग काबिल गौर है। उसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आता है पायरे डी फर्मेट। पायरे डी फर्मेट, जिसका स्टेटिस्टिक्स के अंदर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज्यादा रोल है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है ब्लेस पास्कल। ब्लेस पास्कल मैथमेटिक्स के अंदर अगर आप देख ले, इसका बहुत बड़ा रोल है। फिर इन दोनों के पास जाता है, ये लोग फिर कोशिश करते हैं, फिर ये लोग इस चांस को या शर्त लगाने की जो विनिंग की जो चांस है वो कैलकुलेट कर भी लेते हैं, या कैलकुलेट करने की कोशिश कर लेते हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि प्रोबेबिलिटी की थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं। अब ये हिस्ट्री, जो शॉर्ट हिस्ट्री हमने यहाँ पे लिखी है, सबसे पहले जो गैलीलियो थे, गैलीलियो गैलीली, उसने कोशिश की कि चांसेस को या किसी चीज़ के जितने की जो अटेम्प्ट है उसको क्वांटिटेटिव तरीके से, क्वांटिटेटिव मेजर में क्या करे, मतलब कैलकुलेट किया जा सके। तो यहाँ पे कहा जाता है कि गैलीलियो जो कि 1564 में पैदा हुए, 1642 में डेथ हुई उसकी, इन इटालियन मैथमेटिशियंस थे, was the first to attempt at a quantitative measure of probability, यानी किसी चीज़ के चांसेस को काउंट करने का एक क्वांटिटेटिव में जो मेजर, यानी नंबर्स की फॉर्म में कैलकुलेट करने की कोशिश की उसने। तो एक तो उसने कोशिश तो की, लेकिन ये कोशिश कब की, while dealing with some problems related to theory of dice in gambling, जब जिस भी गेम के अंदर डाइस या किसी चीज के थ्रो करने के जो रिलेशन है उस गेम के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करते हुए उसने कोशिश की कि चांस के, किसी भी चीज के होने की जो चांसेस है, बारिश के होने की चांसेस है, या किसी लूडो में 6 या 7, सॉरी 6 या 5 या 4 या 2 या जुफ्त, या अगर 2 डाइसेस हो तो फिर सम 7 या 8 आने की कितनी चांसेस है, ये नंबर की फॉर्म में कैलकुलेट करने की कोशिश की। और उसके बाद लेकिन ये कोशिश ज़्यादा कामयाब नहीं हुई। फिर उसके बाद ये कहानी शुरू हो गई, फ्रांस का गैम्बलर नोबलमैन आया वगैरह। तो फिर ये मिड 17th सेंचुरी में, यानी 17 जो 17th सेंचुरी है, 17वीं सदी है, उसकी मिड में आमतौर पर कहा जाता है कि 1654 के अंदर ये फाउंडेशन हुई है। दो फ्रेंच मैथमेटिशियन, जिसमें ब्लेस पास्कल है, जिसमें हमें पिछले जो पेज पे बात की, और उसके बाद पायरे डी फर्मेट है, इन दोनों ने फिर कोशिश की कि क्या करे, इन इस तरह के प्रॉब्लम्स को हल किया जाए। तो हल करते करते ये जो प्रॉब्लम्स है ये फ्रेंच गैम्बलर और नोबलमैन की तरफ से प्रपोज किए गए थे, वो इनको बताए गए थे कि ये हमारे पास इस तरह की कैलकुलेशन हमने करनी है। तो बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी की हिस्ट्री शुरू हो जाती है वो शुरू हो जाती है गैम्बलिंग से। उन गैम्बलिंग से जिनमें डाइस को थ्रो करना होता है, उनमें एक चीज के आने के जो चांसेस है, एक चीज के ऑकर होने के जो चांसेस है, उसको मैथमेटिकल तरीके से कैलकुलेट करने से ये कहानी शुरू हो जाती है। ये हमारे पास थोड़ी सी जो प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है। पूरी हिस्ट्री इंशाल्लाह इस वीडियो के प्लेलिस्ट के अंदर, नोट्स के अंदर मैं डाल दूंगा, वहां से आप जाके पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी को एक खूबसूरत सा डेफिनेशन देंगे, प्रोबेबिलिटी को बाकायदा तरीके से डिफाइन करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह फिर आने वाले लेक्चर्स में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी टर्म्स है उन पे बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या हो सकता है? मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटी एक ऐसी फील्ड है जिसको मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन किया, लेकिन मकसद एक ही है कि किसी भी चीज़ के होने के जो चांस है उसको मैथमेटिकल तरीके से कैलकुलेट करना। अब इसको डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट्स, जो प्रोबेबिलिटी का बेसिक ताल्लुक है वो स्टेटिस्टिक्स के, इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स के साथ है। तो हम कहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है, द प्रोबेबिलिटी इज बेसिस ऑफ, ये बुनियाद है किस चीज़ का? इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स का। अब इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स क्या है? हमने स्टेटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन में इस पे बात की है। इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स का वो ब्रांच है
जिसमें हम आने वाले वक्तों का या आने वाली चीज़ों के बारे में एस्टिमेशन करते, या हम तज्जिया देते, या हम फोरकास्टिंग करते। तो इन सारी चीज़ों के बारे में, अगर आने वाले वक्तों के बारे में, अगर आने वाली किसी चीज़ के ऊपर हम अपने प्रिडिक्शंस करते, तो ये इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर आते। तो बेसिकली उनका बुनियाद ही प्रोबेबिलिटी है। जिस तरह अभी हमने बात की कि एक बंदे के जिंदा होने के, या 80 साल के, या 90 साल के, या 60 साल के, या उसके 7 साल के ऊपर मरने के कितने चांसेस है। तो ये भी तो एक एस्टिमेशन है, एक अंदाजा है, हम लगाते हैं पास्ट के डेटा से या किसी एक जगह के डेटा से। तो ये हमारे पास तो बेसिकली स्टेटिस्टिक्स का जो बेसिकली प्रोबेबिलिटी का ताल्लुक है वो इंफरेंशियल स्टेटिस्टिक्स का नंबर एक। दूसरे नंबर पे हम कहते हैं कि किसी भी ये इसका मकसद क्या है। इसका मकसद है द चांस ऑफ ओकरिंग समथिंग, किसी चीज के होने के चांसेस ये हमें बताती है। ये हमारे पास है। इसका फायदा क्या होगा, हम इसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इसको हम इस्तेमाल करते सबसे पहले नंबर पर इंश्योरेंस कंपनीज इस्तेमाल करती है। एक कि एक गाड़ी के एक्सीडेंट करने के कितने चांसेस है, या एक गाड़ी के एक्सीडेंट ना करने के कितने चांसेस है, या एक बंदे के मरने के कितने चांसेस है एक के किसी खास उम्र के ऊपर उम्र पर। इन्वेस्टमेंट वाले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कहते हैं कि इस जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट से कितने चांसेस है कि वो कामयाब हो जाए, कितने चांसेस है कि वो नाकाम हो जाए। और उसके बाद मौसम के वेदर फोरकास्ट के, मौसम के हवाल के बारे में, कि पास्ट के डेटा के ऊपर अगर हम चांसेस मालूम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी के अंदर आ गई। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में फिर हम प्रोबेबिलिटी को बाकायदे तरीके से रिफाइन करेंगे, प्रोबेबिलिटी के टाइप्स पे बात करेंगे, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी पे बात करेंगे, आगे के जाके जजमेंट जो प्रोबेबिलिटीज पे बात करेंगे, बायजियर मेथड पे बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी के मुतालिक जितने छोटे मोटे पॉइंट्स है उन पे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहे, तब तक अल्लाह हाफिज़।